अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 47वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 37वां सबक। इससे पिछले सबक में हमने प्रोनाउन के बारे में उसकी तारीफ़ वगैरह और उसकी किस्में वगैरह जो है बताई थी आपको। फिर उसके बाद जो है जो किस्में हैं उनमें से जो है तकरीबन 5 की तफसीलात आ चुकी हैं। अब आगे जो बकिया किस्में बच गई हैं, 2-3 किस्में, उनकी तफसील आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रोनाउन की बहस का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद इंशाअल्लाह एडजेक्टिव की बहस शुरू की जाएगी। तो ये सबक भी काफ़ी अहम है और इसमें आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का 3रा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल 2 हिस्से, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके जरिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही 2 हिस्से हैं। ये देख सकते हैं तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 37, सबक नंबर 37, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, पार्ट 3, ज़मीर और उसके अक़साम का बयान, 3रा हिस्सा। तो जैसा कि तमहीद में आपने सुन लिया है कि इससे कबल हमने प्रोनाउन के 2 हिस्सों में से उसकी 5 किस्मों के बारे में पढ़ा था। ये उसी का 3रा और आखिरी हिस्सा है जिसमें ज़मीर की बकिया जो 3 किस्में हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत ही अहम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि ज़मीर इस्तिफ़हामी। एक ज़मीर ऐसी होती है जो इस्तिफ़हामी होती है। चलिए तारीफ देखते हैं कि जिन प्रोनाउंस यानी ज़माइर के ज़रिए से सवाल किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, कुछ सवाल किया जाता है, उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसी ज़मीरें, ऐसे प्रोनाउंस जिनके ज़रिए से सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मिसाल लेते हैं, हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। whom डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। whose इज दिस पेन, ये कलम किसका है। इन मिसालों में आप गौर कर सकते हैं, ये जो शुरू में अल्फाज आए हैं WH के, who, what, whom, which और whose, ये सभी अल्फाज ऐसे हैं, ऐसी ज़मीरें हैं जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये नहीं, बज़ाहिर तो ये लगते हैं कि ज़मीरें नहीं है, लेकिन ये ज़मीरों का ही हिस्सा है। इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि सवाल इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी या फिर जो है सवालिया ज़मीरें। ये वो अल्फाज हैं जिनके बारे में आप पहले भी सबक नंबर 14 में WH फैमिली की बहस में जो है जान चुके हैं, और ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज जो इनके साथ मिल करके बनते हैं वो सारे आप याद कर चुके हैं। ज़बानी आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो सबक नंबर 14 में आप देख सकते हैं और जा करके याद कर सकते हैं। तो मज़ीद इसमें तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के जो भी अल्फाज होंगे जिनसे सवालात किए जाते हैं WH वाले खासतौर पर, तो उनको कहते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बाकी कुछ नोट्स है इस ताल्लुक से। पहला नोट ये है कि इनमें से 3 ज़मीरें जो हैं, यानी जो WH के अल्फाज बताए गए हैं ज़मीरों के तौर पे, ज़मीर इस्तिफ़हामी के तौर पे, तो इनके अंदर जो 3 अल्फाज हैं, एक है हु, हुम और हुज। तो इनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर अशख़ास यानी इंसानों के लिए होता है। यानी जब इंसानों की बात होगी, इंसानों के ताल्लुक से सवालात होंगे, तब इनमें से किसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हु, WHO, हु, ये सब्जेक्ट बनता है। हुम ये मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट बनता है, और हुज जो है इजाफत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ऊपर ही की मिसालें देख लीजिए, जैसे कि हु आर यू है,
تو who are you کا مطلب تم کون ہو، یہ سبجیکٹ کے طور پہ سوال ہوا، سبجیکٹ کے بارے میں. اس طرح whom do you like، تم کسے پسند کرتے ہو، یہ سبجیکٹ کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا بلکہ آبجیکٹ کے بارے میں، کہ سبجیکٹ تو تم ہو، یو تم ہے، یو سبجیکٹ ہے، لیکن وہ جس کو پسند کرتا ہے وہ چیز آبجیکٹ جس کے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو ہوم جو ہے استعمال ہوتا ہی ہے آبجیکٹ کے طور پہ، مفعول کے طور پہ. اور تیسرا ہے whose is this pen، یہ قلم کس کا ہے. تو یہ اضافت کے طور پر کس کا، کس کی، یہ جو ہم بولتے ہیں اس کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو بولتے ہیں اضافت کے لیے، کسی کی جانب نسبت کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. whose is this pen، یہ قلم کس کا ہے. اس طرح دوسرا نوٹ یہ ہے کہ واٹ جو ہے، واٹ WHAT واٹ، اس کا استعمال چیزوں کے لیے ہوتا ہے. عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے واٹ کا استعمال کرتے ہیں. واٹ سے مراد کوئی چیز ہو سکتی ہے، انسان نہیں، کوئی بھی چیز ہو. جیسے اوپر کی مثال میں ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے. تو کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، تو انسان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں سوال کریں گے تو واٹ کا استعمال ہوگا. اس طرح اب رہی بات تیسرے نمبر نوٹ کی، وچ کی. تو وچ کا استعمال جو ہے انتخاب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک ہی طرح کی کئی چیزوں ہو، تو کئی چیزوں میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے وچ کا استعمال کرتے ہیں. یا کبھی کبھی کئی جاندار یا جو ہے انسان ہو تو ان میں سے بھی کچھ کو چننے اور انتخاب کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ہی ہوں، کبھی جاندار بھی ہوتے ہیں کئی سارے، کبھی انسان بھی ہوتے ہیں کئی سارے، تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے اور چننے کے لیے عام طور پہ وچ کا استعمال جو ہے اس مقصد کے لیے بھی کر لیتے ہیں. جیسے کہ مثال دیکھتے ہیں، اوپر کی مثال میں تھا which is your book، تمہاری کتاب کون سی ہے. اس طرح which is your watch، تمہاری کون سی گھڑی ہے. تو ان دونوں مثالوں میں دیکھیے سوالات جو ہے چیزوں کے بارے میں ہی ہو رہا کہ کتابیں تو کئی ساری ہیں لیکن ان کتابوں میں تمہاری کون سی ہے. اسی طرح گھڑیاں بھی کئی ساری ہیں تو ان گھڑیوں میں تمہاری گھڑی کون سی ہے. تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ which is your book، تمہاری کون سی، تمہاری کتاب کون سی ہے. یا پھر which is your watch، تمہاری گھڑی کون سی ہے یا تمہاری کون سی گھڑی ہے. تو کئی ساری چیزوں میں کسی ایک کو منتخب کرنے یا چننے کی بات ہو تو which کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب ہر ایک کا ترجمہ کے ساتھ جو ہے نقشہ دیکھیں، یہ صرف 5 ہیں جو عام طور پہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. یعنی ضمیروں کے طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں ضمیر استفہامی، وہ 5 ہیں. ہو کا معنی کون ہے، ہوم کا معنی کسے، کن کو، ہوز کا معنی کس کا، کس کی، واٹ کے معنی کیا، اور وچ کا معنی کون سی یا کون سا، وغیرہ وغیرہ. اب آگے دیکھتے ہیں 7واں ریلیٹیو پرونون. ریلیٹیو پرونون کا مطلب ہوتا ہے ضمیر موصولی، یعنی کہ موصولی ضمیر. یہ کیا ہے؟ جو پرونون دو جملوں کے درمیان ربط اور رشتہ قائم کرتا ہے اسے کہتے ہیں ریلیٹیو پرونون. ریلیٹیو یعنی کہ جو اس میں موصول کے طور پہ کام کرتا ہے. جیسے کہ مثال سے اس کو اور جو ہے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے دو جملوں کے درمیان ربط اور رشتہ قائم کرنے کے لیے ان ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیے دس از دا بوائے ہو ہیلپڈ می، یہ وہ لڑکا ہے یا وہی لڑکا ہے جس نے میری مدد کی یا مدد کی تھی. اب دیکھیے اس کے بیچ میں جو ہے ہو کا استعمال ہوا ہے. دس از دا بوائے، یہ ایک لڑکا ہے یا وہی لڑکا ہے. اس کے بعد آگے ہے ہیلپڈ می، میری مدد کی تھی. لیکن اس کے بیچ میں جوڑنے کے لیے ان دونوں کو ہو کا استعمال ہوا ہے. اس میں موصول کے طور پہ جو حضرات عربی پڑھے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اس طرح جو ہے دو جملوں کے درمیان جوڑنے کے لیے ان کو اس میں موصول کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ہے. اس طرح اگلی مثال ہے دس از دا بوائے ہوم آئی ٹاٹ، یہ وہ لڑکا ہے یا وہی لڑکا ہے جسے میں نے پڑھایا یا پڑھایا تھا. تو یہاں ہوم کا استعمال ہوا ہے دو جملے دس از دا بوائے اور آئی ٹاٹ ان دونوں کو جوڑنے کے لیے، ان دونوں کے بیچ ربط پیدا کرنے کے لیے. اس طرح دس از دا بیڈ ہوز لیگ از بروکن، یہ وہ چارپائی ہے جس کا پایا ٹوٹا ہوا ہے. تو یہاں دس از دا بیڈ یہ ایک جملہ تھا اور لیگ از بروکن یہ دوسرا تھا. بیچ میں ہوز لا کر کے ان دونوں کو جوڑا گیا ہے، ربط پیدا کیا گیا ہے. اس طرح آئی ہیو فاؤنڈ دا پین وچ آئی لاسٹ، کہ مجھے وہ قلم مل گیا جو گم ہو گیا تھا. تو آئی ہیو فاؤنڈ ایک جملہ تھا، آئی فاؤنڈ دا پین، اور آئی لاسٹ دوسرا تھا. ان کو جوڑنے کے لیے وچ لایا گیا، تو وچ یہاں پہ ضمیر موصولی ہے.
इस तरह here is the book that you lent me, यहाँ है वो किताब, ये रही वो किताब जो आपने मुझे आरियतन दी थी। तो here is the book ये हो गया एक सेंटेंस का हिस्सा, you lent me दूसरे सेंटेंस का हिस्सा, और that जो बीच में है ये है ज़मीर मौसूली के तौर पे दो जुमलों में रब्त पैदा करने के लिए। इस तरह I read what I want, जो मैं चाहता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ what का इस्तेमाल जो किया गया है ये I read एक जुमला और I want इन दोनों के बीच रब्त पैदा करने के लिए तो ज़मीर मौसूली है। इस तरह this is the field where we used to play in childhood, कि यही वो मैदान है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। तो यहाँ भी वेयर का जो इस्तेमाल हुआ बीच में ये इसमें ज़मीर मौसूली के तौर पे दिस इज़ द फील्ड एक हिस्सा हुआ और वी यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड ये दूसरा हिस्सा हुआ जुमले का, यानी दूसरा जुमला हुआ। इन दोनों के बीच रब्त पैदा करने के लिए वेयर लाया गया है। इस तरह देयर मस्ट बी अ डे व्हेन यू रियलाइज योर मिस्टेक, यानी एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो यहाँ पे व्हेन का जो लफ्ज़ है बीच में ये है ज़मीर मौसूली और ज़मीर मौसूली के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है। चूँकि देयर मस्ट बी अ डे ये एक जुमला हुआ और यू रियलाइज योर मिस्टेक ये दूसरा हुआ, इन दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह डू यू नो द रीज़न वाई द शॉप इज़ क्लोज टुडे, क्या आपको पता है कि आखिर ये दुकान आज बंद क्यों है। तो यहाँ जो वाई का इस्तेमाल हुआ है बीच में ये ज़मीर मौसूली के तौर पे हुआ है। तो डू यू नो द रीज़न ये एक हिस्सा हुआ जुमले का, यानी एक जुमला है, और द शॉप इज़ क्लोज टुडे ये दूसरा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए वाई का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे जितने भी अल्फाज आते हैं WH के और वो बीच में आमतौर पे आते हैं दो जुमलों के, तो वो जोड़ने के लिए आते हैं, यानी कि रब्त पैदा करने के लिए, रिश्ता कायम करने के लिए, और उसको ज़मीर मौसूली यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए इस तरह देखते हैं कि दरअसल पहला जुमला जो है उसको समझते हैं, वो दो अलग अलग जुमलों में था, यानी कि दिस इज़ द बॉय ये अलग था और द बॉय हेल्प्ड मी ये दोनों अलग था। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो है हु का इस्तेमाल किया गया। दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन दोनों के बीच में हु लाया गया है और दोनों जुमलों में रब्त और ताल्लुक पैदा कर दिया गया। तो ऐसे ही होता है, दो अलग अलग जुमले होते हैं, उनको बीच में जो है ताल्लुक पैदा करने के लिए इस तरह के अल्फाज लाए जाते हैं, खासतौर पर WH के होते हैं। अब आगे इसके भी कुछ नोट्स हैं। पहला नोट ये है कि देखिए ज़मीर मौसूली जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी अलामत ये है कि यह हमेशा बीच में आता है, न शुरू में ना ही आखिर में, क्योंकि बीच में आने से ही जो है पता चलेगा ना कि आखिर दो जुमले के दरमियान जो है जोड़ पैदा हो रहा है। दूसरा ये है कि ज़मीर मौसूली रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले WH फैमिली के अल्फाज सवालिया नहीं होते, यानी WH फैमिली के अल्फाज आमतौर पे मशहूर है कि वो सवाल के लिए ही सिर्फ होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है हमेशा ये सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले जो WH होते हैं वो ज़मीर मौसूली के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको सवालिया नहीं कहेंगे। इसलिए इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा बल्कि सब्जेक्ट आएगा। फिर बकिया चीज़ें जो जैसा कि ऊपर की मिसालों में आया है वाज़े है, तो पहले आमतौर पर WH से जब सवाल करते हैं तो फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट वगैरह वगैरह और दीगर चीज़ें आती है। लेकिन चूँकि ये ज़मीर मौसूली के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें इस तरह के जो भी अल्फाज होंगे वो उनके अंदर फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे बल्कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हर एक ज़मीर का तर्जमा के साथ नक्शा देखते हैं, यानी कि किसका क्या तर्जमा आमतौर पे हो सकता है। जैसे कि हु का लफ्ज़ आया तो इसका तर्जमा ज़मीर मौसूली के तौर पे जो होगा। हु का तर्जमा कौन नहीं करेंगे, जो करेंगे। हुम का तर्जमा जिसे, हुस का तर्जमा जिसका। इस तरह व्हाट का तर्जमा जो, विच जो, दैट जो जिसे, वेयर जहाँ। वेयर का तर्जमा आमतौर पे कहाँ जानते हैं, लेकिन जहाँ से करेंगे ऐसे मौके पे। वेन का तर्जमा कब के बजाय जब होगा, और वाई का तर्जमा जो है क्यों से ही करेंगे और उसमें जो है आगे पीछे मिला करके होता है, तो ये वाई तर्जमा जो है क्यों से ही होगा। अब आगे देखते हैं, अगला आखिरी है आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तक़सीमी ये क्या है? जो प्रोनाउन जुमला में आए हुए लोगों या चीज़ों में से हर एक को बयान करें, यानी जुमला में चाहे लोग आए हों चाहे चीज़ आई हैं, कोई भी हो, उनमें से हर एक को बयान करे, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर तक़सीमी, हर एक को अलग अलग तक़सीम करे। जैसे इसको थोड़ी मिसाल से समझते हैं, ईच ऑफ यू विल गेट गुड मार्क्स,
तुम में से हर एक को अच्छा नंबर मिलेगा, यानी कि हर एक के बारे में बता रहे हैं कि तुम में से हर एक को क्या है, अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ जो ईच का लफ्ज है, ये ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई ये नहीं कर सकता, तो सबका इनकार करने के उनमें से कोई भी जो है ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो लफ्ज लाया गया है नन, ये हो गया ज़मीर तक़सीमी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह अगली मिसाल है कि नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, यानी कोई भी इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ जो इसके लिए लफ्ज़ लाया गया है यानी किसी भी इल्ज़ाम के इनकार किया गया, किसी भी तरह का इल्ज़ाम कोई भी दुरुस्त नहीं है, सबका इनकार किया गया, तो उसके लिए जो लफ्ज़ लाया गया है नाइदर, ये लफ्ज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे लाया गया है ज़मीर तक़सीमी। तो इन मिसालों के अंदर पहली में ईच, दूसरे में नन और तीसरी में नाइदर, ये सारे अल्फाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हैं और उनके कहलाते हैं। अब इसके भी कुछ नोट है, चूँकि नोट से बात थोड़ी ज़्यादा वाज़ेह होती है। नंबर एक पहला ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या ज़मीर तक़सीमी जो है, इसमें आइदर, नाइदर, एनी, ईच, नन वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। इनमें से ज़्यादा मशहूर अल्फाज जो है तर्जुमा और मिसाल के साथ पेश किए जा रहे हैं, यानी कि जो ज़्यादा मशहूर अल्फाज हैं उनका तर्जमा और हर एक की एक मिसाल दी जा रही है, ताकि थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए कि कैसे ये इस्तेमाल होगा और कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, पहला है ईच, तो ईच के माना आमतौर पे हर एक होता है। जैसे इसकी मिसाल, ईच ऑफ देम हैज़ अ बाइसिकल, ईच ऑफ देम हैज़ अ बाइसिकल, उनमें से हर एक के पास एक साइकिल है, बाइसिकल के माना साइकिल। इस तरह दूसरा है एवरी, एवरी का तर्जमा भी हर एक, सब, हर कोई से होता है। जैसे कि एवरीवन थिंक्स आई एम राइट, एवरीवन थिंक्स आई एम राइट, आई एम को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, आई एम पढ़ते हैं, कि हर कोई समझता है कि मैं सही हूँ, हर किसी को लगता है कि वो सही है। तो एवरीवन का लफ्ज़ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगला है आइदर, आइदर के माना कोई एक होता है, आइदर का तर्जुमा ऐसे मौके पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे कोई एक से होगा। जैसे कि यू मे टेक आइदर ऑफ दीज बुक्स, आप इनमें से कोई एक किताब लिख सकते हैं, सब नहीं, कोई एक। यू मे टेक आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से आप कोई एक ले सकते हैं, सब नहीं। तो आइदर का लफ्ज़ भी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस तरह अगला लफ्ज़ है नाइदर, नाइदर के माना होता है भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जैसे कि नाइदर ऑफ देम वॉज टॉल, उनमें से कोई भी लंबा नहीं था, यानी हर एक का इनकार। तो नाइदर यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इस तरह अगला लफ्ज़ है एनी, एनी के माना कोई भी। जैसे कि आई डोंट बाई एनी ऑफ दीज टू शर्ट्स, मैं इन दोनों में से कोई भी शर्ट नहीं खरीदता हूँ। तो एनी का लफ्ज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ और आप कर सकते हैं। अगला है नन, नन के माना होता है कोई भी नहीं या फिर कोई नहीं। जैसे कि नन ऑफ द चिल्ड्रन आर सिटिंग, के कोई भी बच्चा बैठा नहीं है, तो सबका इनकार है, कोई भी नहीं के माना में है। तो ये नन का लफ्ज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के जो अल्फाज जिक्र किए गए हैं, तकरीबन जो है 6-7 अल्फाज हैं, ये आम तौर पे मशहूर हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और तर्जमा भी देख सकते हैं कि इस मौके पे क्या तर्जमा किया जा रहा है। दूसरा नोट है कि एक लफ्ज़ है ईच अदर, इस तरह एक दूसरा लफ्ज़ है वन अनदर। तो ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों या दो चीज़ों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। जैसे कि साजिद एंड साजिदा डोंट टॉक टू ईच अदर, कि साजिद और साजिदा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो दो लोगों के बारे में बात करने के लिए जो है ये ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पे ऐसे ही होता है। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ है वन अनदर, तो इसका इस्तेमाल दो से ज़ायद शख्स या दो से ज़ायद चीज़ों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। जब दो से ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर बोलेंगे। जैसे कि दे हेल्प वन अनदर,
کہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ سب جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو وہ دو کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی کہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ایچ ادر اور ون اینڈ ادر یہ بھی جو ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب ان کا استعمال کریں تو خیال رکھیں کہ ایچ ادر کا مطلب عام طور پہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ون اینڈ ادر عام طور پہ دو سے زائد لوگوں یا چیزوں کے بارے میں بات ہو تو استعمال ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ہے یہ عام ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جگہ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جدید انگلش میں اب جو ہے ان دونوں کا ایک ہی معنی اور ایک ہی استعمال ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. پروناؤن کی بحث مکمل ہو گئی ہے اور اس تعلق سے جتنی بھی وضاحت ہو سکتی تھی وہ ساری کر دی گئی ہے. بقیہ جو ہے آئندہ سبق میں ایڈجیکٹو یعنی صفت کی بحث جو ہے پڑھائی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین. جیسا کہ معلوم ہے کلاس میں سوالات ہوتے ہیں، تو سوال نمبر 1 ہے کہ بتائیں کہ ضمیر موصولی یعنی ریلیٹیو پروناؤن میں ضمیر کہاں لگتی ہے؟ شروع میں لگتی ہے، اخیر میں لگتی ہے، بیچ میں لگتی ہے؟ آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر موصولی یعنی ریلیٹیو پروناؤن کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے. ایک سوال نمبر 2، جملے یہ جو دیے جا رہے ہیں پروناؤن کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہاں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ جملوں کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پروناؤن کے ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کا تعلق جو ہے کس قسم سے ہے. تو ایچ آف them will go to Delhi، ان میں سے ہر ایک دہلی جائے گا. which house is yours، تمہارا گھر کون سا گھر ہے. اسی طرح this is the book that I bought yesterday، یہی وہ کتاب ہے جسے میں نے کل خریدی تھی. what is your problem، آپ کی پریشانی کیا ہے. یہ 4 جملے ہیں، آپ بتائیں کہ کون سا جملہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہوں گے. اگر آپ نے سوالات لکھ رکھ کے جوابات لکھ رکھا اپنی کاپی میں، یہ سمجھ رکھا ہے، تو آپ ملا لیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط، یا صحیح سمجھا ہے یا پھر غلط اسکرین پہ آ رہا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.